नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था तथा अपने नवाचारों के लिए जाना जाता था। चूंकि इसमें इतने सारे नवाचार हुए, इसलिए एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसके नवाचारों में देखें तो सबसे पहले तो नौसेना का विस्तार जो हुआ, नौसेना का विस्तार अगर प्राचीन भारत में सबसे पहले कहीं हुआ तो चोलों के समय हुआ। दूसरा, स्थानीय स्वशासन जो आज देखने को मिलता है, इसका सबसे व्यवस्थित रूप भी चोलों के समय ही देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया नौसेना और स्थानीय स्वशासन का व्यवस्थित रूप चोलों के समय देखने को मिलता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चोल साम्राज्य था, उन्होंने 850 ईस्वी से लेकर के 1279 यानी 79 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। संस्थापक देखें इनके तो विजयालय जो थे, तो ये संस्थापक थे। 850 ईस्वी में इन्होंने स्थापना करी। पल्लव जो थे, तो पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत से ये इन्होंने स्वतंत्र शासन की स्थापना करी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि चोल पल्लवों के सामंत थे। वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो इनके परांतक प्रथम थे। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि संस्थापक विजयालय, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता है तो परांतक प्रथम इनके वास्तविक संस्थापक थे। प्रारंभ में इनकी राजधानी तंजौर थी, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाद में राजधानी इनकी परिवर्तित हुई और परिवर्तित होकर गंगईकोंड चोलपुरम इनकी राजधानी बनी। राजभाषा इनकी देखें तो तमिल थी, ये याद रखिएगा। अभिलेखों में उल्लेखित भाषाएं कौन कौन सी थी? तमिल भी थी, कन्नड़ भी थी, संस्कृत भी थी, साथ साथ तेलुगु। ये चारों भाषाएं इनके जो अभिलेख थे इनमें उल्लेखित होती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे और देखते हैं कि जो इनका धर्म था, तो प्रमुख जो इनके धर्म का पालन करते थे तो शैव धर्म का पालन करते थे। जो प्रमुख मंदिर भी बने तो शिव से समर्पित मंदिर बनते हैं। स्वर्ण सिक्के थे जो कि कासू और कलंजू कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि कासू और कलंजू क्या है, जो चोलों के समय प्रचलित था। तो ये स्वर्ण सिक्के थे। जो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का प्राप्त होता है तो राजराज के काल में होता है। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे राजराज के बारे में, तब इसको विस्तार से भी जानेंगे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं उत्तम चोल के समय। तो ये याद रखिएगा। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई चोलों के बारे में जो हमने जानी। इतना आप याद रखिएगा। अब हम एक एक करके इनके शासकों को देखते हैं तथा उनकी उपलब्धियां क्या थी, साथ साथ उन्होंने उपाधियां क्या क्या धारण करी, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनका प्रशासन देखेंगे, इनका समाज देखेंगे, संस्कृति देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इनका स्थापत्य भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासकों को देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ कुछ और शासकों के नाम सिर्फ देखेंगे कि कई बार इनके क्रम पूछता है एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला शासक था विजयालय, जो कि संस्थापक था इसका चोलों का। ये हमने देखा पहले। 850 ईस्वी से लेकर के 871 ईस्वी तक शासन करता है। पर केसरी या कि इसको पच्च केसरी भी बोलते थे, इसकी उपाधि धारण की थी। साथ साथ नर केसरी की उपाधि भी धारण की थी। नर केसरी की उपाधि भी धारण करी थी। ये याद रखिएगा कि उपाधियों से भी क्वेश्चन बने हैं। उपलब्धि क्या थी इसकी? तंजौर पर अधिकार करता है, जो कि पल्लवों से विजित करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। निर्माण तो निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण करवाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि जब हम अभी पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो विजयालय था इसने निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका महत्व क्या था कि चोल पुनरुत्थान का आरंभ होता है विजयालय के समय से। तो विजयालय के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अगला शासक है जो भी इम्पोर्टेंट है, आदित्य वन, जो कि 871 ईस्वी से लेकर के 907 ईस्वी तक शासन करता है। उपाधि इसकी राजकेसरी की थी। इसकी हमने देखी कि पर केसरी या नर केसरी की उपाधि थी विजयालय की, जबकि आदित्य वन की थी राजकेसरी की उपाधि। तो ये उपाधियां आप याद रखिएगा। युद्ध किससे हुए? तो पल्लव शासक था अपराजित वर्मन, इस पर इसने विजय किया। किसने? आदित्य वर्मन ने। विस्तार इसने किया कांची व उत्तरी तमिल क्षेत्र में इसने विस्तार किया। इसका धर्म था शैव, जिसमें से अनेक शिव मंदिरों का इसने निर्माण किया। ठीक है, चोलों को प्रमुख दक्षिण शक्ति बनाया किसने? आदित्य वन ने। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आदित्य वन से याद रखिएगा। शासक है परांतक वन, इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है चोलों का। 907 ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक शासन करता है। उपाधि जो इसकी थी मधुरकोंड और सिंहलांतक की उपाधि थी। सिंहलांतक मतलब जो श्रीलंका था उसका नाम सिंहली था, वहाँ पे विजय प्राप्त करता है उत्तरी श्रीलंका पे, इसलिए इसको सिंहलांतक की उपाधि भी धारण किया था। विजय इसने पांडवों पर विजय किया था, साथ ही श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किया था। तो ये याद रखिए कि यह क्वेश्चन कई बार बना है कि कौन सा
शासक था, चोल शासक था, जिसने सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, तो परांतक वन ही था। ठीक है। निर्माण इसने देखे तो चिदम्बरम नटराज स्वर्ण मंडप का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि चिदम्बरम नटराज मंदिर स्वर्ण मंडप का निर्माण किसने करवाया, तो परांतक प्रथम ही थे। प्रशासन जो था इसका, तो ग्राम सभाओं का विकास हुआ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन था उनकी जो मेन जड़ थी तो ग्राम सभा ही थी, और ग्राम सभाओं का विकास सबसे ज़्यादा होता है परांतक के समय से, क्योंकि यहीं से प्रारंभ भी होता है। इसलिए पराजित भी होता है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से तक्कोलम के युद्ध में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहला तो इसमें तक्कोलम का युद्ध कहाँ होता है, तो तक्कोलम में होता है। 949 ईस्वी में युद्ध होता है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो परांतक प्रथम चोलों की तरफ से, और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था जो कि राष्ट्रकूट की तरफ से लड़ता है, जिसमें से कृष्ण तृतीय ने परांतक वन को पराजित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टेटमेंट में इसको इधर से उधर घुमा करके पूछा गया है। तो सबसे पहले चरम पर भी पहुंचता है, लेकिन इस युद्ध के कारण इसमें चोलों में गिरावट भी आती है। तो परांतक वन से इतना याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसकी उपाधि ही हो गई विजय, हो गया कि श्रीलंका पर सबसे पहले विजिट करता है। साथ ही इसने चिदम्बरम नटराज मंदिर का निर्माण करवाया, ग्राम सभाओं का विस्तार करवाया, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तक्कोलम के युद्ध में इसको पराजय का सामना करना पड़ा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाकी इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे गंधीरादित्य हो गया, शिव भक्त राजा था, युद्धों से दूरी बना के रखता है, तमिल भक्ति साहित्य का संरक्षण करता है। अरिंजय था जो कि अल्पकालीन शासक था, राजनीतिक संक्रमण का काल था। परांतक सेकंड, जिसे सुंदर चोल भी कहा जाता है, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पांड्य क्षेत्र पुनः अधीन हो जाता है इनके चोलों के। पुत्र आदित्य सेकंड की हत्या करता है, और उत्तराधिकार संकट इसके समय से फिर से आ जाता है। ये इनके बारे में सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि इनका क्रम क्या है, बाकी इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट शासक जो थे इनके बारे में देखते हैं, जो कि राजराज वन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन करता है, ये याद रखिएगा आप लोग। उपाधि क्या थी इसकी, मुम्माडी चोल और शिवपाद शेखर। ये उपाधि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। शिवपाद शेखर और मुम्माडी चोल, जो दोनों उपाधियाँ जो थी राजराज वन की थी। विजय इसने पांड्यों पर विजय किया, चेरों पर विजय किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किया, साथ साथ मालदीव पर विजय किया। तो ये मालदीव है, ये पूछा एग्जाम में कई बार, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नौसेना जो थी, तो नौसेना संगठित किया सबसे पहले राजराज वन ने, ये याद रखिएगा कि नौसेना का सबसे पहले जो संगठन किया तो राजराज वन ने ही किया। प्रशासन जो इसका था, तो भूमि सर्वे कराया इसने, साथ ही राजस्व व्यवस्था। ये याद रखिएगा कि सबसे पहले भूमि सर्वे किसने कराया, तो राजराज वन ने कराया। निर्माण तो इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि द्रविड़ शैली में था, द्रविड़ शैली में। तो ये याद रखिएगा इससे, राजराज वन से। जो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हमने देखा परांतक वन था, लेकिन कई बार इसको भी बोला गया है कि वास्तविक संस्थापक यही था, क्योंकि जो स्थापत्य का मेन निर्माण था, इसने स्थापत्य के क्षेत्र में विकास किया, और साथ साथ जो नवाचार थे सबसे ज़्यादा तो इसी के समय में होते हैं, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक स्थापत्य के क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, अगला है राजेंद्र वन, जो कि 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी जो उपाधि थी, तो गंगई कोंड की थी, कदर्म कोंड की भी ये उपाधि धारण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार उपाधियों में कन्फ्यूजन भी हो, क्योंकि एक एक शासक ने 4 से 5 उपाधियां भी धारण करी हैं, इसलिए इनकी उपाधियों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उत्तर अभियान देखें तो गंगा तट तक विजय करता है। विदेशों में अगर विजय करता है तो श्री विजय कहा जाता है, जो कि इंडोनेशिया का अभियान था। ये इंपॉर्टेंट है कि श्री विजय किसने किया था, श्री विजय मतलब इंडोनेशिया के बारे में था, तो किसने किया, तो राजेंद्र वन ने किया, ये याद रखिएगा। राजधानी जो थी इसने चेंज करी थी, गंगईकोंड चोलपुरम, जो कि तंजौर थी पहले। अगर पूछता कि राजधानी किसने चेंज करी, तो राजेंद्र प्रथम ने यह चोलों की राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम स्थापित करी। सिंचाई तो चोल गंगा जलाशय का निर्माण करवाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। खासकर ये राजराज वन, राजेंद्र वन, और आगे हम पढ़ेंगे राजाधिराज। तो ये 3 शासक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उपाधियाँ भी इन्होंने धारण करी, साथ ही इन्होंने निर्माण भी कराया। जो नवाचार होते हैं, ये सबसे ज़्यादा नवाचार भी इन्हीं शासकों के समय में होते हैं, तो ये याद रखिएगा। खासकर इनका आप नोट बना करके ही रखिए, राजराज वन, राजेंद्र वन और राजाधिराज, ये 3 शासक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। चोलों की शक्ति जो थी वो चरम पर थी। अगला जो शासक था
राजाधिराज वन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1044 ईस्वी से लेकर के 1054 ईस्वी तक शासन करता है और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करता है। विजय राजेंद्र, ये याद रखिए कि विजय राजेंद्र की उपाधि जो धारण करता है तो राजाधिराज वन था। सह शासक था पहले। चालुक्यों से युद्ध होता है क्योंकि ये कोप्पम का युद्ध होता है, ये याद रखिए। कोप्पम का युद्ध कब होता है, किसके सामने होता है, तो राजाधिराज के समय कोप्पम का युद्ध होता है, जिसमें से वीर गति हुई थी। युद्ध भूमि मार जाने वाला प्रमुख चोल शासक अगर पूछता है तो राजाधिराज ही था, ये याद रखिएगा इसके बारे में। जो अगला शासक था वो है राजेंद्र सेकंड, जो कि 1054 ईस्वी से लेकर के 1063 ईस्वी तक शासन करता है। जो कोप्पम युद्ध था इसको जारी रखता है और इससे विजय भी प्राप्त करता है। साथ साथ इसने इस साम्राज्य में स्थिरता भी प्रदान करता है, साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है। अगला शासक है वीर राजेंद्र, जो कि 1063 ईस्वी से लेकर के 1070 ईस्वी तक शासन करता है। ये प्रशासनिक सुधार करता है, श्रीलंका में हस्तक्षेप करता है, साथ ही चालुक्य संघर्ष में सफलता प्राप्त करता है। तो ये याद रखिएगा वीर राजेंद्र के बारे में। रखना कि क्रम इनका क्या था, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं। अगला शासक था जो अधिराजेंद्र था, जो कि विद्रोह में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साम्राज्य में विद्रोह होता है और उसी विद्रोह में इसकी हत्या हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है अधिराजेंद्र। इस प्रकार जो विजयालय द्वारा स्थापित था, विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य था, उसका अंत यहीं से हो जाता है अधिराजेंद्र के समय। तो ये याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं चोल और जो चालुक्य वंश आता है, कि मिक्स रूप से चलता है चोल चालुक्य वंश। इसके हम प्रमुख शासकों को देखेंगे, क्योंकि जो इनका शासक था राजेंद्र सेकंड, इसकी जो पुत्री का विवाह होता है राजराज वन, जो कि चालुक्य शासक था, उससे उसका विवाह होता है। तो इसलिए जो हम देखेंगे आगे कलोत्तुंग वन करके आता है, कलोत्तुंग फर्स्ट करके आता है, जो कि इनका शासक होता है। चोल चालुक्य वंश का संस्थापक भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं चोल चालुक्य वंश को। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इनका क्रम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। कलोत्तुंग वन था जो कि संस्थापक है चोल चालुक्य वंश का। तो ये याद रखिएगा कि चोल वंश का संस्थापक आता है तो हम विजयालय करेंगे, लेकिन अगर आता है चोल चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो कलोत्तुंग फर्स्ट था, जो कि राजधिराज वन का पुत्र था। ठीक है। उपाधि इसने राजकेसरी की धारण की थी। वंश था तो पूर्वी चालुक्य प्लस चोल वंश से संबंधित था, क्योंकि चोल चालुक्य वंश यहीं से कहलाता है, इसके समय से ही। प्रशासन जो था तो करों में कमी करता है। जिसका व्यापार होता है तो चीन के साथ 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 दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी इसका व्यापार होता है। स्थिरता प्रदान करता है और पुनर्गठन करता है। जो चोल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है अधिराजेंद्र के समय से, तो उसको पुनर्गठन करता है कलोत्तुंग वन। ठीक है। विक्रम चोल, जो कि शांति व धार्मिक दान के लिए जाना जाता है, साथ साथ मंदिरों का संरक्षण भी करता है। इसके बाद है कलोत्तुंग सेकंड, जो कि शैव धर्म का संरक्षक था और चिदम्बरम तक विस्तार करता है। ठीक है। राजराज सेकंड, जो कि ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है, जिसे दारासुरम भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज सेकंड ने कराया, जो कि चोल चालुक्य वंश से संबंधित था और स्थापत्य का उत्कर्ष काल भी कहा जाता है राजराज सेकंड के समय का। अगला शासक है राजाधिराज सेकंड, जो कि पांड्य संघर्ष के लिए जाना जाता है। कलोत्तुंग थर्ड, जो कि अंतिम शक्तिशाली चोल शासक था। पांड्य होयसल युद्ध होता है पांड्यों से। होयसाल का युद्ध किसके समय होता है, तो कलोत्तुंग थर्ड के समय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होयसाल का युद्ध मंदिर निर्माण के लिए भी ये जाना जाता है। अगला है राजराज थर्ड, जो कि पांड्य प्रभुत्व स्वीकार कर लेता है और पतन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और सबसे अंतिम चोल शासक था राजेंद्र थर्ड, जो कि अंतिम शासक था। 1279 ईस्वी में पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा चोल वंश, इसके प्रमुख शासकों को देखा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था राजेंद्र और राजाधिराज, ये इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। इसके साथ साथ हमने राजराज वन को भी देखा। तो इनके तीनों के ही आपको याद रखना है कि जो इन्होंने तीनों ने कार्य किया है वो आप याद रखना है। इसको अभी हम विस्तार से आगे फिर से पढ़ेंगे, जब हम स्थापत्य पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, प्रशासन पढ़ेंगे, तो इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में हम और जानेंगे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। साथ साथ इनका क्रम है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, इनकी संस्कृति, प्रशासन और समाज को पढ़ेंगे। ठीक है।